हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तेबी ट्यूटोरियल। मेरा नाम है नितिन नारा। आज लाएंगे पार्ट 3 ऑफ डेप्रिसिएशन। पार्ट 1 2 में भी सीखा कि डेप्रिसिएशन क्या है, मैचिंग कॉन्सेप्ट है, कोर्स ऑफ डेप्रिसिएशन। तो पार्ट 3 4 और मे बी 5 भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन के बारे में। ठीक है, जहाँ पर हम सीखेंगे कि यूजफुल लाइफ प्रेजेंटेशन एंड मेन जो फोकस होगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन के ऊपर, कि डेप्रिसिएशन क्या है और ये क्यों आया, किस लिए आया, इसका बेनिफिट क्या था। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम डिटेल में यहाँ समझेंगे, तो इसके बाद किसी भी तरीके की प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर पाएंगे, आप कॉन्सेप्ट आपके पक्के हो जाएगा कि डेफिनेशन क्या है और क्यों किस लिए। ठीक है जी। तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट करने के लिए। स्टार्ट करते हैं। लेट्स से मैंने ट्रक बाई किया। ठीक है जी। ट्रक की कॉस्ट है जी 5 लाख रुपीज। मैंने ट्रक बाई किया, ट्रक की कॉस्ट है जी 5 लाख रुपीज। और हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं, मैंने एज्यूम किया है कि इसकी जो लाइफ है वो नेक्स्ट 5 ईयर तक है। मीन्स कि मैंने यहाँ पे ये अज्यूम किया है कि ये अगले 5 साल तक तो ट्रक चलेगा ही चलेगा, मतलब इससे पहले खराब नहीं। ये मेरी अजम्पशन है, जरूरी नहीं खराब होगा ही नहीं, ये 100% हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, खराब हो भी सकती है। ये मैंने एक अजम्पशन ली है। इसको कहते हैं यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। देखो उसका नाम भी पता लगा है, नाम देखो, नाम क्या, यूज करने की लाइफ, मतलब कितने टाइम तक पूरी लाइफ में यूज करेंगे। ठीक है, इसका नाम ही बता रहा था। मैंने एक्सपेक्ट किया कि ये 5 साल तक चलेगा ही चलेगा। और आपको ये पेपर में हमेशा क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, यूजफुल लाइफ आपको हमेशा क्वेश्चन गिवन करेगा। ठीक है, यहाँ मैंने अज्यूम किया है, जबकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 और इंड एएस 10 जो है वो इसके ऊपर अलग से थ्योरी देते हैं, जो कहते हैं सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा एक्सपर्ट से। जो एक्सपर्ट हमें सर्टिफिकेट देगा इसी को अज्यूम कर लेंगे यूजफुल लाइफ। वो अलग केस है, मैं अलग से तुम्हें आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है। तो अभी के लिए हम अपने एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो यहाँ तक आप समझ लो यूजफुल लाइफ किसी को बोलते हैं जो एज्यूम करते हैं जितने साल तक वो चल सकती है। ठीक है। तो मैंने ट्रक खरीदा जिसकी लाइफ है जी 5 साल। तो आगे देखते हैं जी। पहले तो ट्रक देखो जी, मेरा फिक्स एसेट है। मेरे को कैसे पता, अगर आपको याद हो मैंने 3 कंडीशनें बताई थी फिक्स एसेट के लिए। पहला जो होगी इसकी कंडीशन, वो एक एसेट होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, उसकी इंटेंशन जो थी वो नोट टू सेल थी, कि हम इसको कभी बेचेंगे नहीं। ठीक है। थर्ड, मैं इसको बिजनेस पर्पज के लिए यूज करूंगा। ठीक है, इससे इनकम कमाऊंगा बिजनेस पर्पज के लिए यूज करूंगा। अगर आप देखो तो ट्रक मैंने खरीदा है, मेरा पर्पज है नेक्स्ट 5 ईयर में इससे चलाऊंगा और इससे इनकम अर्न करूंगा। ये मेरा इसका पर्पज है, बिजनेस के लिए यूज करूंगा और इससे इनकम कमाऊंगा। ठीक है जी। तो ये तीनों कंडीशन ये ट्रक फुलफिल कर रहा था, तो ये क्या बन गया जी आपका फिक्स एसेट। ठीक है जी। तो मेरा फिक्स एसेट, अगर आपको याद हो तो बैलेंस शीट के अंदर आता है जी आपका फिक्स एसेट। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर पढ़ेंगे डिटेल में बैलेंस शीट। मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर पार्ट 1 के अंदर बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया हो, वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। फिक्स एसेट बुक हो गया जी 5 लाख रुपीज का, इस तरीके से। और पी एंडर भी देखेंगे अलग से। फिक्स एसेट तो मैंने दिखा दी 5 लाख, इस तरीके से रिपोर्टिंग होती है जी फिक्स एसेट। ठीक है। अब क्वेश्चन ये नहीं था, अब मेरा क्वेश्चन ये, जो 5 लाख का मैंने ट्रक खरीदा है, ये जो ट्रक है जिसकी कॉस्ट क्या है जी 5 लाख, मेरा डाउट ये है कि अब ये 5 लाख का मैं करूं क्या। क्या इस 5 लाख को मैं सारा का सारा खर्चा जो 5 लाख है वो पी एंड एल में ट्रांसफर कर दूं। ठीक है, सारा पी एंड एल के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाए, पहली कंडीशन। या फिर हम इसकी कॉस्ट को डिवाइड करके डालें। ठीक है, 5 सालों के अंदर डिवाइड करें 5 ईयर्स। अब इन दोनों में से क्या करना चाहिए, मेरा ये क्वेश्चन आप लोगों से, आप सोचो क्या करना चाहिए, ये मेरा डाउट है। ठीक है, सारी कहानी ये है कि अब इसका क्या करना है। ठीक है, अब देखो, लेट से मेरा पी एंड एल है, आपको पता है उसकी डेबिट साइड खर्चे आते हैं और क्रेडिट साइड इनकम आती है क्रेडिट साइड में। ठीक है ना, ये इसका डेबिट होता है, ये इसका क्रेडिट होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े जनरल लेजर में, अपने जो लेजर चैप्टर में आप थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप समझ लिए यहाँ पे। ये इसके एक्सपेंसेस, ये जो पर्टिकुलर अमाउंट आप यहाँ पे लिखते हो, पर्टिकुलर अमाउंट, इसकी ये वाली जो पूरी साइड होती है ये खर्चों की होती है। यहाँ पे क्या आते हैं, सिर्फ एक्सपेंस। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। कौन सा कॉन्सेप्ट है जी, नॉमिनल कॉन्सेप्ट। ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। इस साइड क्या होती है, इनकम।
तो जितने भी खर्चे होते हैं हम यहाँ पे डेबिट करते हैं, जितनी भी इनकम्स होती है हम यहाँ पे क्रेडिट करते हैं। ठीक है, ये P&L का रूल होता है। तो मैंने यहाँ पे दिखाया खर्चा। अब यहाँ पे अब मेरा क्वेश्चन ये था, ये डाउट जो मैंने ऊपर आपसे पूछा है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं सारा का सारा खर्चा यहाँ पे P&L में डाल, सारा खर्चा क्या मैं P&L में दिखाना सही रहेगा? क्योंकि हमने ट्रक बाई किया है, हमने ट्रक बाई किया है, तो एंट्री अगर हम डालेंगे तो ट्रक अकाउंट डेबिट टू कैश, आपका कैश जाओ। ठीक है, 5 लाख, 5 लाख। क्या मैं सारा का सारा यहाँ पे एक्सपेंस बुक कर लूँ ट्रक के नाम से, एक्सपेंसेस ट्रक के नाम से 5 लाख, क्या ये सही रहेगा? आप सोचो। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करो, ये न्यू न्यू ट्रक ड्राइवर, न्यू बिजनेस खोला है इसमें, ये इसका नया बिजनेस है। ठीक है, अब न्यू बिजनेस जब इसने खोला तो इसके खर्चे ऑब्वियस ही बात है ज्यादा होंगे एज कंपेरिजन टू इनकम। इसकी इनकम लेस होगी क्योंकि इसने नया बिजनेस खोला है, ओपन किया, तो इसकी इनकम लेस होगी और इसके एक्सपेंसेस हमेशा ज्यादा होंगे। एक्सपेंसेस ज्यादा, अगर मेरे खर्चे ज्यादा होंगे तो ऑब्वियस ही बात है मेरा जो नेट प्रॉफिट होगा वो कम आ रहा होगा क्योंकि मेरे खर्चे ज्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं सारा का सारा खर्चा 5 लाख यहाँ पे ट्रांसफर कर दूं, अगर मैं 5 लाख यहाँ दिखा दूं और इसके कोरस्पोंडेंट जो मेरी इनकम हो रही होगी या बेनिफिट जो आ रहा होगा, जो इनकम हो रही होगी, लेट्स से वो 1 लाख ही आ रही है, तो बताओ मेरा जो नेट प्रॉफिट जो होगा वो क्या होगा? जीरो। इसके कंपैरिजन में क्या आ रहा होगा मेरे यहाँ पे नेट, कितने का? 4 लाख का। 4 लाख का मेरा क्या आ गया? नेट क्लोज। जो क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत हैवी एक्सपेंडिचर दिखा दिया, मैंने हैवी एक्सपेंस यहाँ पे दिखा दिया, आपने हैवी एक्सपेंसेस दिखा दिया। तो इसका मतलब जब भी आप कोई नया एसेट खरीदते हो उसकी टोटल को जैसे यहाँ पे आप खर्चे में दिखाओगे तो आपका प्रॉफिट 100% गिरेगा, 100% वो डाउन होगा। ठीक है, इसका मतलब आप एक साथ खर्चे को नहीं दिखा सकते इकट्ठा टोटली, एक ही बारी में अगर आप दिखाओगे तो आपका लॉस दिखेगा और आपका P&L बहुत हैवी इम्पैक्ट हो सकता है। आप बिजनेस ही मतलब डर ही जाओ, आपको वो इतना लॉस हो रहा है, छोड़ो बिजनेस ही नहीं करना। तो गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहती है पैसा करो, तो गवर्नमेंट कहती है नहीं ऐसे नहीं करना, ये ट्रीटमेंट सही नहीं, आप एक बारी में मत दिखाओ। ठीक है जी, तो अब हम देखते हैं तो बेस्ट तरीका क्या है यहाँ पे, क्योंकि मैंने P&L समझाया तो मैं यहाँ पे एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ। अगर आपको खर्चे आपके बढ़ेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट कम आएगा। अगर मेरा नेट प्रॉफिट कम आएगा तो आपको पता है आपके नेट प्रॉफिट कम आएगा तो आपका टैक्स जो होता है, वो जो टैक्स होता है हमसे किसके बेसिस पे कैलकुलेट होता है जी? नेट प्रॉफिट के बेसिस पे। अगर आपका नेट प्रॉफिट डाउन होगा तो आपका टैक्स भी क्या आएगा? कम। ठीक है, और टैक्स किसको जाता है? गवर्नमेंट को। तो लॉस किसका? गवर्नमेंट का। आप खर्चे बढ़ाओगे तो आपका प्रॉफिट कम आएगा, प्रॉफिट कम आएगा तो गवर्नमेंट को टैक्स कम मिलेगा। समझ रहे हो? तो ये चीज इसका यूज मैं आगे दिखाऊंगा आपको, ये मैंने अभी नॉलेज पर्पज के लिए बताया, आपको पता होना चाहिए कि टैक्स नेट प्रॉफिट के बेसिस पे निकलता है, नेट प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स भी कम होगा, और टैक्स कम आएगा तो गवर्नमेंट को एक तरह से लॉस है। गवर्नमेंट का लॉस, टैक्स कम है तो आपका बेनिफिट है, टैक्स कम आएगा तो आपका बेनिफिट है और गवर्नमेंट का लॉस है। ठीक है, तो खर्चे जितने ज्यादा उतने टैक्स कम। ठीक है, इसलिए तो सारे के सारे जो टैक्स बचाने की जो तरीके होते हैं वो सारे एक्सपेंसिस में होते हैं कि एक्सपेंसिस बढ़ाते जाओ टैक्स घटाते जाओ। ठीक है जी, इसलिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है जिसका नाम है एक्सपेंडिचर एक्ट। वहाँ पे आप देखो गवर्नमेंट क्यों बजट के अंदर एक्सपेंडिचर एक्ट लाना चाहती है, वो आप अलग से मेरी वीडियो में देख सकते हो। ठीक है जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने एक चीज देखी और आगे मैं आपको एक तरीका और दिखाता हूँ। ये देखो, अगर मैं आपको कहूँ ईयर 1, या यूं कहते हैं यहाँ पे ईयर्स दिखाते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं कॉस्ट, यहाँ पे दिखाते हैं जी बेनिफिट। बेनिफिट मतलब इनकम। ये देखो ये चीज मैंने दिखाई थी कॉस्ट ईयर 1 की, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 एंड ईयर 5। मैंने 5 साल आपको दिखाई क्योंकि हमने एज्यूम क्या की थी, ये क्या थी इसकी? 5 साल, ये इसकी लाइफ थी, 5 साल आप इसको यूज करोगे, इसे मैंने 5 किया। पोस्ट आपने कहा ईयर 1 में मैंने खरीदी तो कितने का खरीदा? आपने पोस्ट दिखाई 5 लाख की। ठीक है जी, अगर तो इसके कोर्स में आप पहले ही साल में 5 लाख की इनकम कमा लेते हो जो कि हो नहीं रही, तो ठीक। सेकंड ईयर में पोस्ट कितना? जीरो। बेनिफिट कितना? जीरो। पोस्ट कितनी? जीरो। बेनिफिट कितना? जीरो। खत्म। 5 साल तक कुछ नहीं आ रहा, सबका सब आपने पहली बारी में पोस्ट बुक की, पहली बारी में इसका बेनिफिट दिखा दिया और काम खत्म हो गया। ठीक है, अगर तो ये चीज हो जाती है फिर तो ठीक है, फिर तो कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, बट ऐसा होगा नहीं। क्या जैसे कि मैंने अभी दिखाया था, सारा बेनिफिट जो पोस्ट आपने एक बारी में दिखाई है 5 लाख पहली ईयर के अंदर, ठीक है जी, और पहली बारी में 5 लाख की इनकम हो जाए ये तो चांसेस ही बहुत कम है।
ठीक है, ये होगा ही नहीं ऐसा कभी। तो ये मैंने अभी दिखाया भी था आपको कि पहली बार तो आप सारी की सारी पोस्ट एक बार में दिखा ही नहीं पाओगे, 5 की 5 लाख। ठीक है नहीं, तो ये वैसे नहीं, इसका वाला मेथड तो आप कभी फॉलो कर ही नहीं पाओगे। ठीक है जी। और तरीका देखते हैं और क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको एक और तरीका दिखाता हूँ। ये देखो, क्या हम ऐसे कर सकते हैं? आप जरा ऐसे बताना मुझे जरा। ईयर 1, ठीक है, ये अगेन पोस्ट, और ये आपका बेनिफिट। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। जरा आप देखना, अगर मैंने ईयर 1 में पोस्ट 5 लाख दिखा देता हूँ, आप मुझे एक चीज बताओ, अगर 5 लाख आप 5 सालों में कमाओगे, आपने लाइफ क्या मानी थी, 5 साल, तो बताओ पर ईयर कितना कमाओगे? पर ईयर आप 1 लाख कमाओगे। ये आपकी लाइफ थी, आप नेक्स्ट 5 ईयर, क्योंकि 5 लाख आपकी कोस्ट है, ये रिकवर कितने सालों में करोगे? 5 सालों के अंदर रिकवर करोगे, क्योंकि आप 5 साल तक पर ईयर 1 लाख कमाओगे, तो 5 साल में आपकी कोस्ट क्या हो जाएगी, रिकवर। तो मैंने ये सारी अज्यूम किया हुआ, भी मैंने अजम्पशन है कि ऐसा ऐसा होगा। तो इसका मतलब ये हो गया, पर ईयर अगर आप 1 लाख कमाओगे, तो ये नेक्स्ट 5 ईयर तक, ये इनकम आप नेक्स्ट 5 ईयर तक कमाने वाले हो। ये मेरी बेनिफिट जो थे, तो इसका मतलब पहले ईयर में 1 2 3 4 5 की, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, एंड फिफ्थ ईयर में। 5 सालों में 5 लाख हो गया। सेकेंड ईयर में कॉस्ट कितनी, 0, थर्ड में 0, फोर्थ में 0, 5 में 0। अब कईयों को लग रहा होगा अब ये बिल्कुल ठीक है, बट अभी भी ये सारा कॉन्सेप्ट, जिसने मैचिंग कॉन्सेप्ट समझ रखा है उसको समझ में आ रहा होगा, जिसको मैचिंग कॉन्सेप्ट नहीं पता उसको समझ में नहीं आ रहा होगा। मैंने पहले भी बोला, पार्ट 2 जरूर देख लेना मैचिंग कॉन्सेप्ट का, इसके बिना आपको ये समझने में दिक्कत आएगी। ठीक है जी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वही चीज हुआ, इसका रिजल्ट दिखाता हूँ मैं आपको, ये रिजल्ट क्या है। अब जरा रिजल्ट देखो, अब आपको समझ में आएगा हाँ कुछ गड़बड़ होगी। गड़बड़ ये हो गई कि पहले साल में आपने पोस्ट कही 5 लाख, क्या पोस्ट बेनिफिट के बराबर है? आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि जो पोस्ट आप अकाउंटिंग ईयर में बुक करोगे उसके कोरेस्पोंडेंस, उसका बेनिफिट या इनकम वो भी आनी चाहिए, दोनों बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो मैच, अगर बराबर आनी चाहिए या उससे कम या ज्यादा हो सकते हैं, बट आना जरूर चाहिए, जो पोस्ट आप दिखा रहे हो उसका बेनिफिट जरूर आना चाहिए। ये की कंडीशन है मैचिंग कॉन्सेप्ट की। तो अब जरा इधर देखो, जो पोस्ट आप दिखा रहे हो उसके कोर्सपोंडेंस उसका पूरा बेनिफिट आ ही नहीं रहा, इसका मतलब पोस्ट इज नॉट इक्वल टू बेनिफिट। पोस्ट इज नॉट इक्वल टू बेनिफिट। आप कह रहे हो 1 लाख की इनकम है, उसको कोर्सपोंडेंस की कोई पोस्ट ही नहीं है। 1 लाख की इनकम है, उसके कोर्सपोंडेंस कोई पोस्ट ही नहीं, पोस्ट उसकी क्या है, 0। तो बेनिफिट आ रहा है, पोस्ट आ नहीं रही। तो यहाँ भी देखो आप अनइक्वल, यहाँ भी देखो आप अनइक्वल, फिफ्थ ईयर में भी देखो आप अनइक्वल। तो यहाँ पे क्या हुआ बताओ, यहाँ पे क्या फेल हो गया? अब जरा देखो जरा, आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे फेल हो गया, और विदाउट मैचिंग कॉन्सेप्ट आप आगे बढ़ नहीं सकते। अगर मैचिंग कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया तो आपकी अकाउंटिंग ही गलत हो गई। मैचिंग कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो हो पा रहा था मतलब आपकी अकाउंटिंग ही गलत है। इसका मतलब एज पर अकाउंटिंग ये पूरा गलत है, इसका मतलब ये भी मैं नहीं कर सकता। ठीक है नहीं, अब क्या करें? अब कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं दोनों मेथड तो क्या हो गए मेरे, फेल। अब कुछ और ढूंढना पड़ेगा, कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो देखते हैं कोई और तरीका, देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है जी। अब थर्ड तरीका देखो जरा, अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो एक तरीका ढूंढते हैं। तो तरीका क्या है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब बेनिफिट और कॉस्ट जो दोनों आ रहे हैं, बेनिफिट और कॉस्ट, इन दोनों को एक सिस्टमैटिक तरीके से बांटना पड़ेगा, सिस्टमैटिक तरीके से बांटना पड़ेगा। बांटने को कहते हैं कि एलोकेट। इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से एलोकेट करना पड़ेगा। इस तरीके से इसको एलोकेट करना पड़ेगा क्योंकि जो ये कॉस्ट है और ये जो बेनिफिट है, कॉस्ट और बेनिफिट, मतलब इस तरीके से बांटो, ये कॉस्ट प्लस बेनिफिट दोनों सही तरीके से बट जाए। मतलब इसकी जो लाइफ है ना एसेट की, उसी में इसको क्या कर दो, एलोकेट कर दो। ठीक है जी। वो कह रहा है कॉस्ट प्लस बेनिफिट को इस तरीके से बांट दो कि जो उसकी लाइफ है ना, उसी में पूरी पूरी ये कॉस्ट डिवाइड हो जाए। नहीं समझ में आया? देखो मैं समझाता हूँ वो क्या कहना चाह रहा था। जैसे लेट से लेते हैं कि ये हमारा कॉस्ट, ये हमारा बेनिफिट। ठीक है, ईयर कॉस्ट और बेनिफिट।
अगेन वो कह रहा है ईयर फिर से वही है 1 2, हमारा लाइफ कितनी है 5 साल, तो 5 सालों में कह रहा है पहले तो 5 साल लाइफ के ले लो पूरे, ठीक है जी। और जो बेनिफिट था ये हमने निकाल ही रखा था, पर ईयर 1 लाख, है ना। अब वो कह रहा है जो कोस्ट है ना आपकी, ये जो कोस्ट है वो आपसे ये कहना चाहता है, कह रहा है बेनिफिट तो ठीक है आपने बांट दिया उसकी लाइफ के अकॉर्डिंग, कह रहा है ये जो कोस्ट है ना इसको भी बांट दो। कोस्ट क्या थी 5 लाख, कह रहा है इसको भी उसकी यूजफुल लाइफ के अकॉर्डिंग बांट दो जितने साल है, तो पर ईयर कोस्ट कितनी आई। कह रहे जैसे आपने बेनिफिट को बांटा ना, बेनिफिट को बांटा एलोकेट किया, राइट ऑफ किया उसकी यूजफुल लाइफ के अंदर, ऐसे ही उसकी कोस्ट को भी एलोकेट कर दो, राइट ऑफ कर दो उसी की यूजफुल लाइफ के अंदर, जो हमने ले रखी थी 5 ईयर्स, कह रहा उसी में बांट दो। जरा आप देखो अगर मैं ऐसे बांट देता हूं तो क्या होता है, ये देखो, तो 1 1 लाख पोस्ट आएगी। तो अब देखते हैं जरा अब क्या हुआ, अब जरा रिजल्ट देखो, अब रिजल्ट क्या है, अब जरा रिजल्ट देखते हैं। क्या कोस्ट 1 लाख है और बेनिफिट भी 1 लाख है, क्या कोस्ट बेनिफिट की इक्वल आ गया। ये मैंने कोई जादू नहीं किया, जरा ध्यान से देखो। मैचिंग कॉन्सेप्ट की कंडीशन क्या थी कि कोस्ट किसकी इक्वल आए, बेनिफिट की। और इससे पहले जब आप कर रहे थे तो आपका कोस्ट बेनिफिट की इक्वल नहीं आ रहा था, जब कोस्ट बेनिफिट की इक्वल ही नहीं आ रहा था आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या हो रहा था, फेल। लेकिन अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब आपका जो मैचिंग कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे देखो अब जरा मैचिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया, बिल्कुल सही हो गया, जो वो कह रहा था पोस्ट के बेनिफिट के बराबर आ गया, आ गया जी। पहले क्या हो रहा था, पहले ये बराबर नहीं आ रहा था, यही तो इशू हुआ था पहले। ये देखो यहाँ पे आपकी पोस्ट बेनिफिट के इक्वल नहीं आ रही, आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट फेल कर रहा था, ना यहाँ पे आ पा रहा था ना यहाँ पे आ पा रहा था, तीनों दोनों जो हमने लगाए तो किसी में भी कुछ नहीं हो पा रहा था। तो थर्ड जो मेथड इन्होंने बताया कि सिस्टमेटिक तरीके से एलोकेट करो पोस्ट और बेनिफिट को जिससे मैचिंग कॉन्सेप्ट बराबर आए, उससे ये चीज इक्वल आ रही है। इसका मतलब डेप्रिसिएशन सीखने वाले में मैचिंग कॉन्सेप्ट बता दो, डेप्रिसिएशन पूरा मैचिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इसे मैंने कहा था पार्ट 2 को जरूर समझो। ठीक है जी, अब क्लियर हुआ, इसका मतलब अब जाके ये सही तरीके से बटा है। ठीक है जी। ये आपको अगर याद हो मैंने लास्ट टाइम फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने फर्स्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था वहां पे एक डेफिनेशन छोड़ी थी मैंने, और मैं पहले तो वो डेफिनेशन आपको पढ़ाता हूँ, वो क्या कहती थी डेफिनेशन। चलिए जो मैं डेफिनेशन पढ़ाता हूँ आपको, ये देखिए। देखा जी, डेप्रिसिएशन मीन्स सिस्टमैटिक एलोकेशन। एलोकेशन का मतलब मैंने भी आपको समझाया था, बांटना। कह रहा है एक सिस्टम बनाओ बांटने का, किसका सिस्टम बनाओ, बांटने का, एलोकेट करने का। किसको एलोकेट करोगे, डेप्रिसिएशन की वैल्यू को। किसकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू, जो एसेट खरीदा उसकी जो वैल्यू है, उसकी वैल्यू का मतलब क्या, उसकी कॉस्ट जो है, उसको इस तरीके से बांटो, किस तरीके से बांटो, रिटर्न ऑफ ओवर दी फुल लाइफ ऑफ एसेट, जो हमने क्या मानी थी नेक्स्ट 5 ईयर्स, हमने 5 ईयर्स मांगी थी। कह रहा है उसकी 5 सालों के अंदर उसकी पोस्ट को क्या कर दो, बांट दो। डेप्रिसिएशन का मतलब ये कह रहे सिस्टमेटिक तरीके से एलोकेट कर दो उसकी वैल्यू को, एसेट की। ठीक है जी। ताकि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, ताकि मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, फुलफिल, मैचिंग कॉन्सेप्ट की कंडीशन फुलफिल हो जाए, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगी। नीचे देखो मैंने लिखा हुआ है मैचिंग कॉन्सेप्ट मस्ट बी रीड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। तो समझना चाहते हो सबसे पहले तो मैचिंग कॉन्सेप्ट को पता होना चाहिए, इसलिए मैंने सेकंड क्लास में सबसे पहले मैचिंग कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्टिल आपका कोई डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट में बताना, मैं उसको क्लियर कर लूँगा जब तक हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जरा एक चीज देखो, आपने ट्रक खरीदा, आपने कहा ट्रक अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपीज, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, कोई डाउट नहीं। टू कैश 5 लाख रुपीज, ठीक है, यही हो गया एंट्री, ट्रक टू कैश। सेकेंड एंट्री, जब P&L में एक्सपेंस बुक करोगे तो रिड्यूस करोगे अपना एसेट, क्योंकि आपने अभी कहा ना, आपने अभी क्या बोला है, 1 लाख जो पोस्ट है उसकी 5 लाख थी, उसको आपने 5 से डिवाइड करके कितनी बोली थी, 1 लाख हम ट्रांसफर करेंगे, हम 1 लाख करेंगे। तो 1 लाख करेंगे तो अब तो 5 लाख है ना पोस्ट आके, 5 लाख से 1 लाख निकालनी पड़ेगी। हम हर साल 1 लाख की पोस्ट को राइट ऑफ करेंगे, राइट ऑफ का मतलब क्या है, एक्सपेंस बुक करेंगे। राइट ऑफ का मतलब ही क्या होता है, हम एक्सपेंस बुक करेंगे धीरे धीरे। तो आप एक्सपेंस बुक इसमें से 1 लाख निकालोगे, इसमें से 1 लाख निकालोगे, तो 1 लाख कैसे निकालोगे, ये डेबिट है तो क्रेडिट करना पड़ेगा।
आपने क्या किया, डेबिट था 5 लाख, 1 लाख निकाल ली तो कितनी रह गई बताओ। अगर 5 लाख में से मैंने 1 लाख निकाल ली, ये प्लस था 5 लाख, यहाँ से 1 लाख मैंने माइनस कर दी, तो 4 लाख क्या हो रही होगी रिमेनिंग, ये बैलेंस आ रहा होगा मेरा 4 लाख। 5 लाख में से मैंने 1 लाख निकाली, इसकी प्रेजेंटेशन में देखेंगे, अभी मैंने यही बताया आपको। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपने 1 लाख यहाँ पे दिखाया, जब आपने यहाँ पे 5 लाख में से 1 लाख दिखाया, तो डेबिट कुछ तो करना पड़ेगा ना। आपने अभी क्या कहा, एक्सपेंस में ट्रांसफर करेंगे, तो ये एक्सपेंसिस दिखाओ, एक्सपेंसिस दिखाओ। एक्सपेंसिस क्या करोगे, डेबिट कितने से, 1 लाख से, 1 लाख से एक्सपेंसिस डेबिट करोगे, ठीक है जी। अब ठीक है, मैंने ये एंट्री कर दी एक्सपेंसिव टू ट्रक, मैंने एक्सपेंस का भी नाम नहीं दिया, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा, अब मैं आपको थोड़ा सा P&L दिखाता हूँ, इस पर वापस आएंगे अभी, ठीक है जी। तो अब थोड़ा सा एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो जरा इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं हम जरा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बनेगा। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, तो ये देखो यहाँ पे एक्सपेंस दिखाओगे इतना 1 लाख, है ना। और यहाँ पे क्या दिखाओगे, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की एसेट साइड यही होती है, ये एसेट साइड होती है, ये एसेट साइड होती है। फिक्स एसेट कितने का था जी, 5 लाख का, इसमें से लेस के एक्सपेंस 1 लाख के, आपने 1 लाख का एक्सपेंस ट्रांसफर कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, ठीक है। आपने 1 लाख के एक्सपेंस को राइट ऑफ कर दिया, तो आपके पास पेंडिंग रह गई थी 4 लाख, ठीक है। 5 में से एक गए, 4 रह गए। आपने 4 को क्या किया, ये जो एक्सपेंस आपने यहाँ से हटाए है, इसी को तो यहाँ पे ट्रांसफर किया है। यही एक्सपेंस तो यहाँ से निकाल के मैंने क्या किया, यहाँ पे ट्रांसफर, ट्रांसफर किया या राइट ऑफ किए, ये समझे। या इसको यूं भी कह सकते हो, मैं अपनी कॉस्ट को क्या कर रहा हूँ, रिड्यूस कर रहा हूँ। आप अपनी कॉस्ट को क्या कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो, गिरा रहे हो, आप अपनी कॉस्ट को गिरा रहे हो, कितने से, 1 लाख से, ठीक है। 1 लाख से आपने कॉस्ट को गिरा दी, कम कर दी, ठीक है। और आगे देखते हैं, अगर ये ऐसा हुआ है तो क्या हुआ है। अब इससे फर्क क्या पड़ा, अब जरा देखो इससे फर्क क्या पड़ा, फर्क क्या पड़ा। ये जो एक्सपेंसेस आपने 1 लाख दिखाए हैं, आपको याद हो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था कि जितने खर्चे बढ़ाओगे, जितने खर्चे ज्यादा दिखाओगे, उतना आपका नेट प्रॉफिट कम आएगा, है ना। जितना खर्चा ज्यादा दिखाओगे उतना नेट प्रॉफिट कम आएगा, नेट प्रॉफिट कम आएगा तो आपका टैक्स भी कम आएगा, और टैक्स कम आएगा तो बताओ लॉस किसका। अगर ये टैक्स कम आएगा तो ये किसका लॉस है, गवर्नमेंट का लॉस है। और किसका बेनिफिट है, आपका बेनिफिट। यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना और सोचना, अगर पे खर्चे बढ़ाओगे, जितने खर्चे यहाँ पे ज्यादा दिखाओगे, उतना आपका नेट प्रॉफिट कम आएगा। नेट प्रॉफिट कम आएगा तो प्रॉफिट मैंने आपको पहले कहा था किसके बेसिस पे कैलकुलेट होता है, टैक्स के, सॉरी, टैक्स किसके बेसिस पे कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट के बेसिस पे। और प्रॉफिट कम आ रहा है तो आपका टैक्स कम आएगा, टैक्स कम आएगा तो गवर्नमेंट का लूज है। अब बताओ, आपने 1 लाख का खर्चा दिखा रखा है, यहाँ पे एक्सपेंस दिखा रखा है अपने P&L के अंदर 1 लाख रुपीज के, तो बताओ आपका जो नेट प्रॉफिट आ रहा होगा, जो आपका नेट प्रॉफिट आ रहा होगा, वो 1 लाख से डाउन आ रहा होगा, 1 लाख से कम आ रहा होगा। हो सकता है कहीं कोई चीज समझ में ना आ रही हो। तो ये देखो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। ये आपका P&L, ये आपका P&L, आपने यहाँ पे दिखाई इनकम, इनकम लेट से दिखाई 1 लाख, ठीक है। यहाँ पे आपने दिखाया इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस दिखाया आपने 10 हजार, ठीक है। यहाँ पे आपने दिखाया इंटरनेट के एक्सपेंस 20,000 के, ठीक है। यहाँ पे आपने दिखाया स्टाफ से रिलेटेड एक्सपेंस, स्टाफ वेलफेयर, कि स्टाफ ने चाय पी, ये पी, ठीक है जी, 30,000 के ये दिखाए, ठीक है। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, जितने आप खर्चे दिखाई चले जा रहे हो आपका प्रॉफिट कम हो रहा है। देखो इनकम पहले 1 लाख थी, 1 लाख में से 10 हजार के आपने का इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दिया, प्रॉफिट कितना आ गया, ये देखो ये था 1 लाख। इसमें से आपने क्या काम, माइनस करो, 10,000 के आप कह रहे हो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दिया, 20,000 का आप कह रहे हो इंटरनेट का बिल पे कर दिया,
30,000 आप कह रहे स्टाफ को दे दिया, तो बताओ कितने रह गए? 40। बैलेंस कितना बचा? 40। ठीक है जी। 30, 20, 50 और 160। वन में थे 60 के 40। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं बैलेंस कहूँ, यहाँ पे अगर मैं कहूँ जो बैलेंस बचा, जो नेट प्रॉफिट आया आपका, जो आपका बैलेंस बचा, जो आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है आपका आफ्टर सब्ट्रैक्शन, ये सारे खर्चे हटाने के बाद नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? 40,000। ठीक है जी। और ये दोनों टैली कर रहे हैं, मतलब समझ पा रहे हो? जितने खर्चे आप बढ़ा रहे हो, जितने खर्चे आप ज्यादा दिखाई चले जा रहे हो, उतना आपका नेट प्रॉफिट गिरता चला जा रहा है। ठीक है जी। और टैक्स हमेशा किसके बेसिस पे कैलकुलेट होता है जी? इस नेट प्रॉफिट के। लेट से यहाँ पे हम मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं 10% टैक्स का रेट है। अगर 10% टैक्स का रेट है तो 40,000 का 10% निकालेंगे तो बताओ कितना आएगा? 4,000 आएगा। ठीक है जी। 4,000 निकलेगा। 4,000 निकलेगा। ठीक है। 4,000। तो बताओ 4,000 का टैक्स जो आया ये गवर्नमेंट को दे, गवर्नमेंट का पैसा है, गवर्नमेंट को दोगे। ठीक है जी। जितने खर्चे ज्यादा उतना टैक्स कम। अब एक चीज बताओ, आपने यहाँ पे, यहीं पे आपने एक खर्चा और दिखाना है जो मैंने यहाँ पे भी दिखाया नहीं है। आप यहाँ पे क्या दिखा रहे हो? अब जरा यहाँ पे देखो, आपने ये जो खर्चे दिखाया, अगर इस खर्चे के अंदर मैं एक एक्सपेंस और दिखा दूं, एक खर्चा और दिखा दूं, वही ट्रक वाला खर्चा है 1 लाख। ठीक है, मैं इसमें 1 लाख नहीं मान रहा क्योंकि यहाँ पे पोस्ट मैंने कम कम ले रखी है, तो लेट से आप मान लो कि वो जो 1 लाख है वो 10,000 था। उस 1 लाख को मैंने यहाँ पे क्या एज्यूम किया? 10,000। तो एक चीज बताओ, जैसे मैंने वो ट्रक वाला खर्चा, ये मैंने वही ट्रक वाला खर्चा एज्यूम करके लिखा है। ठीक है। लेट से वही ट्रक वाला खर्चा है। ठीक है। यहाँ पे फिगर कम चीज है, मैंने इसको 10,000 एज्यूम किया। ठीक है, 10,000। जैसे आपने 10,000 वाला खर्चा 1 लाख वाला यहाँ पे दिखाया, जिसको हमने 10,000 एज्यूम किया, यहाँ पे दिखाया, तो बताओ ये 40,000 अब कितना होगा? 10, 20, 40 और 30, 70 हो गया। तो आपका प्रॉफिट 1 लाख में तो 70 के कितना रह गया जी? 30। अब आपका प्रॉफिट कितना हो गया? 30। जैसे आपने 10,000 रुपये का खर्चा और बढ़ाया, जैसे आपने 10,000 रुपये का खर्चा बढ़ाया, तो आपका नेट प्रॉफिट 10,000 से क्या हो गया? डाउन हो गया, है ना? 30,000 से डाउन हो गया। अब डाउन हो गया तो जो टैक्स पहले 4,000 रुपये का आ रहा था, अब कितना रह गया जी? जो चीज पहले 4,000 रुपये की थी, जो 4,000 रुपये गवर्नमेंट को जा रहा था, अब 30,000 के ऊपर 10% निकालो जरा, अब कितना आ रहा है जी? 3,000। तो अब गवर्नमेंट को कितना पे करोगे? 3,000। तो बताओ 1,000 रुपये का, 1,000 का, तो पहले चार चार थे, अब 3 रह गए, 3 रह गए, तो बताओ गवर्नमेंट को तो 1,000 रुपीज का लॉस हो गया। किसकी वजह से? ये जो आपने एडिशनल खर्चा दिखाया, ये जो आपने एडिशनल खर्चा दिखाया जिसकी वजह से। इसका मतलब अब एक चीज देखो, यहाँ पे मैंने ये क्यों समझाया आपको, अब आपको समझ में आएगा। तो जरा मैं आपको चीज दिखाता हूँ। अब आओ जरा इस जर्नल एंट्री के ऊपर। अब जरा यहाँ पे दिमाग दौड़ाओ। अब जरा यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे दिमाग दौड़ाओ। ये जो आपने 1 लाख रुपीज का खर्चा दिखाया है, ये खर्चा कहाँ गया होगा आपका? P&L। P&L। अगर P&L में आपने ये 1 लाख का खर्चा दिखाया है, तो आपका नेट प्रॉफिट जो है वो 1 लाख से नीचे आ रहा होगा, 1 लाख से डाउन हो रहा होगा। ठीक कह रहा हूँ? ठीक है जी। तो समझ में आया? आपका नेट प्रॉफिट 1 लाख से कम आ रहा होगा, और 1 लाख से कम आ रहा है तो लेट से अगर 10% टैक्स है, परसेंट कितना निकला जी? 10,000। 10,000 को गवर्नमेंट को टैक्स कम गया, फिर गवर्नमेंट को टैक्स कम गया, और गवर्नमेंट को टैक्स कम गया 10,000 रुपये, तो गवर्नमेंट का तो लॉस हो गया 10,000 रुपये का। लेकिन जो गवर्नमेंट को लॉस हुआ वो आपका क्या है? बेनिफिट है। गवर्नमेंट को कम टैक्स मिला है, तो आपने खर्चा जो जिसकी वजह से गवर्नमेंट को कम टैक्स किया है, तो आपको तो बेनिफिट होगा ना, क्योंकि आपने खर्चा चार्ज कर लिया अपने P&L के अंदर, तो आपको तो बेनिफिट मिल गया खर्चे दिखाने से ही, लेकिन गवर्नमेंट को लॉस हो गया। ठीक है नहीं? इसका मतलब जी गवर्नमेंट हमें खर्चा क्यों अलाउ कर रही है, क्यों गवर्नमेंट कह रही है जाओ दिखा लो? तो गवर्नमेंट का पर्पज क्या है? गवर्नमेंट कहती है, ये देखो, गवर्नमेंट कह रही है चलो ठीक है, तुम ये 1 लाख का खर्चा अपने P&L में दिखा लो, हम ये लॉस खाने के लिए रेडी है। ऐसा क्यों? गवर्नमेंट कह रही है काम करो, क्योंकि आपको पता है ये जो ट्रक आपने खरीदा 5 साल के बाद इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, इसकी लाइफ एंड हो जाएगी, किसी काम का नहीं रहेगा। तो एक काम करो, क्योंकि 5 साल में इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, तो आपकी इनकम कहीं बर्न ना हो जाए, आपकी कहीं इनकम बंद ना हो जाए, आपकी इनकम बंद ना हो जाए, इसलिए गवर्नमेंट कहती है काम करो,
एक फंड बना लो, ठीक है जी, एक फंड बना लो, गुल्लक कह लो, आप गुल्लक बना लो, पिगी बैंक बना लो, उसमें थोड़े थोड़े पैसे डालते रहो, ठीक है, थोड़े थोड़े पैसे आप जमा करते रहो, कुछ तुम जमा करो, कुछ हम जमा करेंगे, कुछ पैसा इसमें गवर्नमेंट दे रही है आपको, कुछ आप करो, ठीक है, दोनों मिलके। तो 5 साल बाद जब ये ट्रक की लाइफ खत्म हो जाएगी, तो 5 साल बाद इसी में से पैसे निकालना, यहीं से पैसे विड्रॉ करना और जाके एक नया ट्रक खरीद लेना, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट एक तरह से आपकी सेविंग करवा रही है। अभी सेविंग के अंदर गवर्नमेंट ने दो पैसे दिए, एक तो आप डाल रहे हो और एक गवर्नमेंट दे रही है। अब गवर्नमेंट क्या है, अब गवर्नमेंट कभी भी ना कोई चीज आपको डायरेक्ट नहीं देती, गवर्नमेंट का, अब गवर्नमेंट आपको कभी कोई चीज डायरेक्ट नहीं देगी, ठीक है जी। गवर्नमेंट ने कहा चलो ठीक है, हम आपको इनडायरेक्ट तरीके से 1 लाख माफ कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट तरीके से आपको 1 लाख की सेविंग करवा दी। गवर्नमेंट कह रही है 1 लाख का आप खर्चा चार्ज कर लो अपने पीएनएल के अंदर, ठीक है जी। इस पे हम टैक्स माफ कर रहे हैं आपको, इस पे हम आपको टैक्स माफ कर रहे हैं, हम इससे टैक्स नहीं लेंगे। तो वो जो टैक्स गवर्नमेंट अपना माफ कर रही है, आपको लॉस खा रही है, तो वो आपका तो बेनिफिट है ना, आपको तो 10,000 रुपए का फायदा हो गया ना। ये फायदा ही जो है ना, यही वो गुल्लक में जा रहा है, जो सेविंग है आपकी। गवर्नमेंट कह रही है यही पैसा हम आपको दे रहे हैं, तो यही बेनिफिट आपको गवर्नमेंट दे रही है इनडायरेक्ट तरीके से। ये सेविंग क्या है, इनडायरेक्ट। गवर्नमेंट कभी भी डायरेक्ट बेनिफिट नहीं देती, गवर्नमेंट कभी भी डायरेक्ट बेनिफिट नहीं देती, गवर्नमेंट हमेशा इनडायरेक्ट तरीके से आपको बेनिफिट देगी। गवर्नमेंट कभी भी डायरेक्ट बेनिफिट नहीं देती। आपको टैक्स में भी याद होगा, अगर आपने जीएसटी पढ़ रखा है, तो वहां पे भी आउटपुट इनपुट या इनपुट आउटपुट करके अगर कोई रिफंड बनता है तो गवर्नमेंट एडजस्ट करवाती है। रिफंड को पहले गवर्नमेंट एडजस्ट करवाती है, एडजस्ट करने के बाद बचता है तो वो गवर्नमेंट आपको पे करती है, लेकिन पहले एडजस्ट करवाती है। पहले 2 लोगों के सिस्टम पहले एडजस्ट करो, बच गया तो देंगे, ठीक है। तो ऐसी गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट कह रही है पैसा कभी भी डायरेक्ट नहीं देंगे, इनडायरेक्ट तरीके से देंगे, तो ठीक है। बट अब ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब ये जो सेविंग गवर्नमेंट करवा रही है ना आपसे, ये जो सेविंग एक 10,000 रुपए की, इसी को नाम उन्होंने दिया है जी डेप्रिसिएशन। कह रहे ये जो बेनिफिट हम आपको दे रहे हैं ना, टैक्स माफ कर रहे हैं, इसको आप नाम दो डेप्रिसिएशन। इसी को नाम उन्होंने क्या दे दिया जी, डेप्रिसिएशन नाम दे दिया आपको। इसका मतलब ये जो आप यहाँ पे एक्सपेंस चार्ज कर रहे हो, इस एक्सपेंस को यहाँ पे क्या नाम दिया गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ने इस एक्सपेंस का नाम दिया है जी। तो आपको यहाँ पे एक्सपेंस नहीं लिखना, इस एक्सपेंस का नामकरण कर दिया गवर्नमेंट ने, क्या, डेप्रिसिएशन, ठीक है। ऑल दो ये है एक बेनिफिट ही जो आपको पी एंड एल में मिल रहा है, ठीक है जी। ये एक बेनिफिट है जो आपको पी एंड एल में मिल रहा है, ठीक है। तो इसी का नाम है डेप्रिसिएशन। आप ये भी दे सकते हो, आपने फर्स्ट टाइम में डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, डेप्रिसिएशन में आपने फर्स्ट टाइम में डेप्रिसिएशन डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। ये देखो एसेट ही तो है, ये मैंने आपको शुरू में बताया, ये मेरा क्या है, फिक्स्ड एसेट। तो ये 5 लाख का मेरा एसेट है, इसमें देखो 1 लाख की वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। ये मैंने आपको शुरू में दिखाया, 5 लाख में से 1 लाख गया तो 4 लाख का क्या बच गया, बैलेंस। ये तो 5 में से 1 लाख गया, 4 लाख का बैलेंस। तो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, इसी को तो आपने क्या कहा था, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन इसी को बोल रहे हूँ, ठीक है जी। अब जाके आपको समझ में आया होगा डेप्रिसिएशन का असली मीनिंग क्या और कहाँ से आया, यहाँ से जन्म हुआ जी डेप्रिसिएशन का, ठीक है जी। तो और यहाँ पे एक चीज और समझ लो, क्योंकि गवर्नमेंट आपको कभी भी डायरेक्ट बेनिफिट नहीं दे रही। ये जो गवर्नमेंट ने आपको 10,000 रुपए का इनडायरेक्ट कैश दिया, आपको डायरेक्ट तो आपके गुल्लक में कैश नहीं दिया ना, ये लो चेक ले जाओ, तो इनडायरेक्ट तरीके का कैश दिया। अब एक चीज बताओ, ये ट्रांजैक्शन तो है, हर वो चीज जो पैसों की फॉर्म में होगी वो ट्रांजैक्शन होती है, ये हमने पढ़ रखा है। मॉनेटरी टर्म में जो होती है वो क्या होती है, हमारी ट्रांजैक्शन कहलाती है। हमने फर्स्ट क्लास में अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी, हर वो चीज जो पैसे से रिलेटेड होगी वो ट्रांजैक्शन होगी। तो 10,000 की ट्रांजैक्शन तो है, लेकिन ये ट्रांजैक्शन जो हुई है ये इनडायरेक्ट कैश से हुई है। डायरेक्टली तो कैश नहीं आया इन्वॉल्व हुआ है, ये इनडायरेक्ट कैश इन्वॉल्व हुआ है। इसलिए क्योंकि ये डायरेक्टली कैश इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हुआ है, ये इनडायरेक्ट तरीके का कैश है, इसलिए कैश की ट्रांजैक्शन तो है, ये ट्रांजैक्शन तो हुई है कैश की। ये ट्रांजैक्शन तो हुई है कैश की, बट इनडायरेक्ट तरीके से, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, नॉन कैश ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन तो है कैश की, लेकिन पूछे नॉन कैश वाली, ठीक है। यहाँ पे कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ है, इनडायरेक्ट ट्रांजेक्शन है, ठीक है जी। ये मैंने इसलिए बताया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको आगे चल के बहुत सारी जगह पे काम आएगा, क्लास 12 में, बीकॉम में, कॉलेज में, जहां जहां आप पढ़ोगे वहां मत, खास स्पेशली कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आप इसको पढ़ोगे। कई बार आपसे पूछा भी जाएगा कि डेफिनेशन में क्या नॉन कैश ट्रांजेक्शन बोलते, तो आंसर इज यस। तो क्यों बोलते हैं उसका आंसर मैंने आपको यहाँ पे दे दिया, इससे डिटेल आपको कोई नहीं बता सकता। मैंने यहाँ पे हर एक चीज खोल के रख दी, डेप्रिसिएशन कहाँ से आया, क्यों आया है, किस लिए आया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर जरूर करना, ताकि और भी बच्चे इसका फायदा उठा सके।
ठीक है जी, इससे डिटेल नहीं हो सकता। मैंने हर चीज़ को बहुत डिटेल से यहाँ पे क्लैरिटी से समझाने की कोशिश की। स्टिल कोई डाउट रह गया हो तो आप नीचे कमेंट में बताना, मैं और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और आगे नेक्स्ट लेक्चर में हमने इससे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने हैं जिसपे हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है जी, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में फेसबुक और इंस्टा पेज को भी आप लाइक करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।